कुछ पुरस्कार कलम पढ़ाए थे, कुछ पुरस्कार अभी पढ़ लीजिए, ठीक है। पुरस्कार से क्वेश्चन का क्या आएगा, सुनिए। कहेगा टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर, टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर 2025 किसको मिला है? तो एआई के आर्किटेक्चर्स, ठीक है, एआई के आर्किटेक्चर। तो अगर टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर 2025 कहेगा तो एआई के आर्किटेक्चर। कहेगा पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2025 किसको मिला है? रवीना टंडन को। कहेगा पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर किसको दिया गया है? रवीना टंडन। पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर किसको? अच्छा, पेटा का फुल फॉर्म क्या होता है? पीपल फॉर इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, नहीं, पीपल फॉर इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। पेटा किसको मिला पर्सन ऑफ द ईयर? रवीना टंडन। पेटा रवीना टंडन। पेटा का पर्सन ऑफ द ईयर किसको? रवीना टंडन। ग्लोबल इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर किसको? तो ग्लोबल नहीं, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड अनंत अंबानी। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसको? और किस आपको ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड बताए थे? अनीता अंबानी ना, अनीता अंबानी बताए थे। KISS आपको, ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसको दिया गया था? अनीता अंबानी। मगर कहेगा ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड तो अनंत अंबानी, अनंत अंबानी, उसी का बेटा है ना जी, अनंत अंबानी। कहेगा मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 किसको मिला? तो साई गौतम गोपाल कृष्णन। साई गौतम गोपाल कृष्णन। तो कहेगा मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 किसको मिला? साई गौतम गोपाल कृष्णन। साई गौतम गोपाल कृष्णन, मतलब मनोहर भी कृष्ण भगवान कहते हैं, गोपाल भी कहते हैं, तो ऐसे याद रखिएगा। गोपाल कहेगा तो मनोहर पारिकर कहेगा तो गोपाल कृष्णन, मनोहर पारिकर बोलेगा तो गोपाल कृष्णन। आगे वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2025 किसको मिला? तो श्री श्री रविशंकर। श्री श्री रविशंकर कहेगा वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड, ठीक है। कहेगा वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड किसको मिला है? श्री श्री रविशंकर। श्री श्री, ठीक है, पीस मतलब शांति होता है, ठीक है। भगवान के, जब शंकर भगवान के दरबार में जाइएगा तो क्या मिलेगा? शांति। तो जैसे ही मन में आया पीस वाला अवार्ड तो कहेगा शंकर। कौन बनेगा? शंकर। श्री श्री रवि शंकर। तो मन में आ जाएगा जैसे ही आपका आएगा वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी। और वर्ल्ड का लीडर भी कौन है? देवों के देव महादेव शंकर जी, ठीक है। तो ऐसे आ जाएगा शंकर, तो श्री श्री रविशंकर। तो वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी कौन? श्री श्री रविशंकर। कहेगा उर्सुला के ले गुइन पुरस्कार 2025 किसको मिला? तो ब्रज चंद्रशेखर। वज्र चंद्रशेखर। कहेगा उर्सुला के ले गुइन पुरस्कार 2025 किसको मिला? वज्र चंद्रशेखर। वज्र चंद्रशेखर। कहेगा ब्रिटिश एकेडमी प्राइज, ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज कहेगा किसको मिला? तो सुनील अमृत को। सुनील अमृत। कहेगा ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज किसको दिया गया? सुनील अमृत। पुस्तक का नाम है द बर्निंग अर्थ। कौन है? द बर्निंग। क्वेश्चन पूछ देगा द बर्निंग अर्थ के लेकर कौन है? सुनील अमृत। और इनको क्योंकि दिया गया है ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज, ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज, ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज, सुनील अमृत। सुनील अमृत। पुस्तक है द बर्निंग अर्थ। पुस्तक का नाम क्या है? कहेगा कि CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2025 किसको मिला? तो बेनू श्रीनिवासन। CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार कहेगा किसको मिला? बेनू श्रीनिवासन। CII कहे गुणवत्ता रत्न पुरस्कार, गुणवत्ता रत्न पुरस्कार CII किसको मिला है? बेनू श्रीनिवास। कहेगा फ्रांस के सेवेलियर पुरस्कार किसको मिला? थोट्टा थरानी। कहेगा फ्रांस का सेवेलियर पुरस्कार किसको मिला? थोट्टा। अच्छा, फ्रांस का ही व्यक्ति हम बताए थे आपको फुटबॉल में जो सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता था। जल्दी से हमको नाम बताइए, क्या नाम था उसका? हाँ, डेम्बले, ओस्मान डेम्बले। ओस्मान। एताना बोनामाटी महिला में ना, एताना बोनामाटी महिला। अरे कहाँ के थी? कहाँ के थी? ऐसी याद रखिए हर चीज, ठीक है। और फ्रांस की राजधानी कहाँ बताइए? किसानों का देश।
नेपोलियन का जन्म फ्रांस में हुआ था ना, फ्रांस में कोर्सिका द्वीप की रानी अजाइसियो, और यही नेपोलियन इंग्लैंड के बारे में बोला था, किसको? बनियों का देश, बनियों का देश। नेपोलियन बोनापार्ट कहेगा बनियों का देश, किसको बोला था? इंग्लैंड को। किसको बोला था? और 1805 में ट्राफलगर का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध? नेपोलियन और इंग्लैंड के बीच ना, नेपोलियन और इंग्लैंड। जिससे जीतता कौन है? जीतता कौन है जी? नेपोलियन। और याद है कि 1815 में वाटरलू का युद्ध, 1815 में कौन सा युद्ध? और वाटरलू का युद्ध के बाद नेपोलियन का पतन होता है, इसमें नेपोलियन हार जाता है, और 1821 में बोला जाता है कि नेपोलियन का मृत्यु हो जाता है या पतन हो जाता है। याद रखिएगा 1821। नेपोलियन बोनापार्ट के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट के पिता का नाम। और लिटिल कॉर्पोरल के नाम से किसको जानते हैं? नेपोलियन बोनापार्ट। लिटिल कॉर्पोरल किसको? द मैन ऑफ डेस्टिनी कौन लिखा? नेपोलियन बोनापार्ट। द मैन ऑफ डेस्टिनी कौन लिखा? कहा था कि लगभग पूरे आपका यूरोप पर, ठीक है, आपका कब्जा किया था कौन? आपका नेपोलियन। कौन किया था? नेपोलियन। 1769 में नेपोलियन का जन्म होता है। 1769 कहेगा नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब होता है? इसके 100 साल बाद 1869 में महात्मा गांधी, 1879 में सरोजनी नायडू, 1889 में जवाहरलाल, खुदीराम और आपका हिटलर। और किसका? हिटलर। हिटलर ही सुभाष चंद्र बोस को क्या बोला था? नेताजी। नेताजी कौन बोला है? और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कौन बोला है? सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कौन बोला है? सुभाष चंद्र। अगर सुभाष चंद्र बोस के गुरु कौन? CR दास। CR कहेगा नेताजी के गुरु कौन? अरे वही CR दास जो 1922 में गया अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे कांग्रेस का, ठीक है। 1922 में कांग्रेस का गया अधिवेशन का अधिवेशन करने वाले CR दास ही थे, मगर क्योंकि CR दास उस समय जेल में बंद थे तो इसका अध्यक्षता कौन किया था? याद रखिएगा कौन किया था? कौन? मुस्लिम कोई नंजी नाम बताइए। हकीम अजमल खान। हकीम अजमल खान। मगर इनका अध्यक्षीय भाषण सरोजनी नायडू पढ़ेगी। इनका अध्यक्षीय भाषण कौन पढ़ेगी? सरोजनी। 1923 में आपका मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास दोनों मिल के आपका स्थापना की थी स्वराज पार्टी का। किस चीज का? स्वराज मेरा जनसिद्धांत से मैं लेकर रहूंगा बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जनसिद्धांत से लेकर रहूंगा बाल गंगाधर। वैसे नहीं रहिए, वैसे रहेगा तो आएगा नहीं ना सब अंदर आगे कहेगा, चाहे जगह अपना बैठे, इतना जगह कहीं जाके, ठीक है, मतलब वैसे नहीं कीजिए। आगे बताना कहेगा आपको फ्रांस का सेवेलियर पुरस्कार 2025 कहेगा छोटा थरानी। कौन है? छोटा थरानी कहेगा फ्रांस का सेवेलियर अवार्ड कहेगा छोटा थरानी। आगे बताएगा लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार 2025 किसको मिला? तो बेलमाला सिमना, ठीक है, बेलमाला सिमना, बेलमाला सिमना। लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार, लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार 2025 कहेगा तो बेलमाला सिमना, बेलमाला सिमना। याद रखिएगा लोकनायक के नाम से हम लोग किनको जानते हैं? लोकनायक किनको बोलते हैं? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश कहेगा लोकमान्य किनको बोलेंगे? लोकमान्य बोलेगा बाल गंगाधर तिलक। लोकनायक बोलेगा, जननायक बोलेगा कर्पूरी ठाकुर। जननायक, देश नायक सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र। और कहेगा आपसे कि अजात शत्रु किसको बोलते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कहेगा महामना किनको बोलते हैं? मदन मोहन मालवीय। महात्मा किनको बोलते हैं? राष्ट्रपिता भी किनको बोलते हैं? नेताजी किसको बोलते हैं? बाबूजी किसको बोलते हैं? जगजीवन राम। बाबूजी जगजीवन राम। बाबूजी कहेगा जगजीवन राम को बोलते हैं, याद रखना। बाबूजी तो पापा को बोलते हैं, वो नहीं बताना था, ठीक है। बाबूजी जगजीवन राम, बाबूजी जगजीवन याद रखना। और कहेगा आपसे कि आपका सरदार वल्लभ पटेल को सरदार की उपाधि कौन दिया था? बारदोली की महिला, बारदोली की महिला। गांधी जी के सहयोग से, गांधी जी के राजा राम मोहन को राजा की उपाधि अकबर, अकबर। और कहेगा आपसे कि आपका जो स्वामी विवेकानंद है उनको स्वामी की उपाधि कौन दिया? खेतड़ी के राजा अजीत
स्वामी विवेकानंद। अच्छा, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण। और राम किस मिशन की स्थापना विवेकानंद कब किए थे? 1897। 1890। और उसी समय जन्म हुआ सुभाष चंद्र बोस। 23 जनवरी को 1897 में किसका जन्म हुआ? कटक उड़ीसा। कटक उड़ीसा। इसलिए 23 जनवरी को हर साल पराक्रम दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? 23 जनवरी को हर साल क्या मनाते हैं? और 1898 में स्थापना हुआ था BHU, जिसको पहले सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी बोलते थे। क्या बोलते थे? एनी बेसेंट के द्वारा आपका सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी का स्थापना 1898 में किया गया था। अब बस इसी का नाम बस चेंज के मदन मोहन 1916 में, और इसका नाम पड़ गया BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। 1916 बस नाम, बिल्डिंग वही है। आपका सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी पहले बोला जाता था। 1916 में मदन मोहन मालवीय इसका नाम बस चेंज किए, और इसका नाम क्या पड़ गया? BHU। और इसी का आपका जो उद्घाटन करना था, उस भीड़ का पहली बार संबोधन किए थे महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी अपने जीवन में पहली बार भीड़ का संबोधन कब किए थे? तो याद रखेगा 1916 में महात्मा गांधी साबरमती आश्रम बनाए थे। जब 15 में महात्मा गांधी दक्षिण अमेरिका से 21 साल बाद भारत आए थे, तो याद रखेगा उस समय आपका 1915 में इनको उपाधि दिया गया था। कैसी को उपाधि? कैसर हिंद को उपाधि। कैसर हिंद। और कैसर हिंद को उपाधि महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन के दौरान लौटाए थे। किसके लिए? जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए लौटा दिए थे असहयोग आंदोलन के दौरान। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था। उसी दिन आपका मृत्यु हुआ था बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, वही बाल गंगाधर तिलक जिनका मृत्यु, जिनका जो आपका 1 अगस्त 1920 को हुआ था, और उसी 1 अगस्त को आपका स्थापना हुआ था असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और ये आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है, आपका चौरा चौरी घटना हुआ था गोरखपुर में। उनमें पुलिस चौकी को आग लगा दिया गया था, इसमें बहुत सारे पुलिस आपका मर गए थे। तो उसके बाद गांधी जी आपका असहयोग आंदोलन को बंद कर दिए थे। तो कहेगा आपका 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना हुआ। और उसके 7 दिन बाद 12 फरवरी, कहीं 11 में लिखा रहेगा, तो उसमें डरना नहीं। आपका इतिहास है, वो सब होता है कादू, ठीक है। तो ऑप्शन देखिएगा, 11 रहेगा 11 मारिएगा, 12 रहेगा 12, ठीक है, दोनों नहीं रहता है। तो याद रखिएगा, अगर कहेगा आपसे तो 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था। 7 दिन बाद चौरी चौरा घटना होने के बाद 7 दिन बाद क्या बंद हो गया था? और आपका बाल गंगाधर तिलक जो थे, उनको 1908 से लेकर 1914 तक 6 साल तक आपका जेल में बंद रहे थे, म्यांमार के मांडले जेल में। और म्यांमार का जो मांडले जेल था, उसी में बैठे बैठे गीता रहस्य लिख दिए थे। कौन? बाल गंगाधर तिलक, म्यांमार के मांडले जेल। और कहेगा इन्हीं के द्वारा लिखा गया था एक पुस्तक, जिनको हम लोग कहते हैं आपका आर्कटिक होम इन द वेदास। आर्कटिक होम इन द वेदास। और आर्कटिक होम इन द वेदास में बोले हैं कि आर्य जो आया है, वो आर्य आया है कहां से? तो आर्कटिक से आया है। कहां से? आर्य जो आया है कहां से? आर्कटिक से। ये बात बताए थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक अपने पुस्तक आर्कटिक होम इन द वेदास, अपने पुस्तक आर्कटिक होम इन द वेदास। और याद रखिएगा, आर्य जो आए हैं वो मध्य एशिया से आए हैं। ये बात मैक्स मूलर बताता है। कौन बताता है? मैक्स मूलर। आर्य जो आए हैं तिब्बत से आए हैं, ये बात दयानंद सरस्वती। आर्य जो आए हैं तिब्बत से आए हैं, कौन बताते? दयानंद सरस्वती। आर्य जो आए हैं तिब्बत से आए हैं, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। आर्य कहां से आए? तिब्बत से। ये बात कौन बताता है? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। आर्य जो आए कहां से? तिब्बत से, दयानंद सरस्वती। और याद रखिएगा कि आर्य जो आए हैं मध्य एशिया से, मैक्स मूलर, और आर्य मध्य एशिया से आए हैं। ये बात आपका एशिया माइनर का बुगास को अभिलेख में मिलता है। एशिया माइनर कौन सा अभिलेख? जिसमें आपका जो तुर्की में, कहां पे? तुर्की। और उसमें 4 देवता का उल्लेख है। कितना देवता? इसमें कितना देवता? इंद्र, वरुण, मित्र, नासत। इंद्र, वरुण, मित्र, नासत। इंद्र, वरुण, मित्र, नासत। इंद्र, वरुण। और वही चारों देवता का पूजा यहाँ पर कौन कर रहे थे? आपका आर्य
लोग आर्य भारत में चारागाह की खोज में आए थे। किसकी खोज में आए थे? और उनका प्रिय पशु क्या था? घोड़ा। क्या था जी? और आर्य जो आपको भारत में देखिए, आप पहले वैदिक जो सभ्यता था, वो वैदिक सभ्यता आपका 1500 से 1000 बीसी बोला जाता है। 1500 से 1000 बीसी आपका बोला जाता है। किसके बारे में? आपका ऋग वैदिक काल के बारे में। किसके बारे में? ऋग वैदिक, या आपका पूर्व वैदिक काल के बारे में बोला जाता है। उत्तर वैदिक काल आपका 1000 से 600, 1000 से 600 बीसी के बीच में क्या माना जाता है? उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल में अथर्ववेद आया था। कौन सा वेद आया था? अथर्ववेद। किस वेद में आया? अथर्ववेद कौन सा आपका काल में आया है? तो उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल में ही आपका लोहा का खोज हुआ था। किसका? लोहा को हम लोग बोलते थे उस समय क्या? श्याम आया, लोहित अयस तांबा, लोहित अयस, लोहित अयस। और यहाँ देखिएगा तो वैदिक सभ्यता में गाय को अघन्या बोला गया। क्या बोला गया? गाय को क्या बोला गया? न मारे जाने योग्य पशु। ठीक है, न मारे जाने योग्य। अघन्या का अर्थ कहेगा कि न मारे जाने योग्य पशु। अघन्या का अर्थ क्या होता है जी? न मारे जाने योग्य पशु। अघन्या गाय को बोला गया, याद रखिएगा। और आपका वैदिक काल में इंद्र का उल्लेख 250 बार मिलता है। कितना बार? 250। इंद्र को पुरंदर बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? इंद्र क्या बोलते हैं? पुरंदर। और याद रखिएगा 200 बार अग्नि का, 200 बार, 1 बार गंगा का, 1 बार गंगा का। और कहेगा आपसे सबसे ज्यादा बार उल्लेख किसका मिला है? सबसे ज्यादा बार किसका? सिंधु। सबसे ज्यादा बार। मगर सबसे पवित्र नदी कौन? सरस्वती। सबसे पवित्र नदी, सबसे पवित्र नदी, सबसे पवित्र नदी। और ऋग वैदिक काल में यमुना इस सबको कालिंदी बोलते थे। क्या बोलते थे? कहेगा सरस्वती को द्विशदती बोलते थे। क्या बोलते थे? सरस्वती क्या बोलते थे जी? द्विशदती। घाघरा आज बोलते हैं, याद रखिए घाघरा सरस्वती जब विलुप्त हो गई है। ठीक है, पहले गंगा सरस्वती तीनों आपका प्रयागराज में मिलती थी। अब सरस्वती का क्या हो गया? सरस्वती क्या हो गया? अब गंगा यमुना है, दोनों प्रयागराज में मिलती है। गंगा और यमुना, गंगा और यमुना। और आपका यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी भी है। नहीं, यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। और यमुना नदी बंदर पूछ से निकलती है। कहां से निकलती है? बंदर पूछ से। कौन सी नदी? यमुना। कौन सी नदी? यमुना नदी निकलती है, याद रखिएगा। वही बोले थे बिरकुवर सिंह आपका, गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियों के संगम पर जब हम मर जाएं तो मेरा अस्थियों का विसर्जन वहीं पर कर देना है। याद रखिए गंगा यमुना सरस्वती का जहां पर क्या है? बिरकुवर सिंह याद रखना है। आरा से आपका याद रखिएगा, या आपका जगदीशपुर याद रखना है। क्या रखना है? या बिहार याद रख लेना है। क्या रखना? बिहार। ऐसे पटना से खाली बोलेगा तो पीरल, पटना से बोलेगा तो पीरल। 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहेगा पटना से कौन किए हैं? तो कौन किए हैं जी? पटना से कौन किए? और याद रखिएगा कि 1857 क्रांति आपका 10 मई को स्टार्ट हुआ था मेरठ की छाप, मेरठ की छाप। कितनी भी इन्फेंट्री? 34वीं इन्फेंट्री। केम इन्फेंट्री? 34वीं इन्फेंट्री। केम इन्फेंट्री जी। और कहेगा कि पैदल जो सेना था 20वीं 17वीं। कितना था? आगे याद रखना है, अगर आपसे बोलेगा कि 1857 की क्रांति जो पुस्तक ही कौन लिखा है? आपका कौन है? एसेंशियल लिखा है। कौन लिखा है? एसेंशियल। याद रखिए, देखिए थोड़ा तो चीज बदलेगा सब आंसर बदल जाता है, इसलिए आपका गलती होता है आप लोग का। ठीक है, कहेगा 8057 बोलेगा तो एसेंशियल। इतिहासकार थे ना 1857 क्रांति का, कहेगा द इंडियन रिवॉल्ट ऑफ 8057 तो ब्रिटिश सावरकर। द इंडियन रिवॉल्ट ऑफ 8057 कहेगा ब्रिटिश सावरकर। और कहेगा द इंडियन रिवॉल्ट ऑफ 8057 टू 8059 कार्ल मार्क्स। कौन लेगा? कार्ल मार्क्स। द इंडियन रिवॉल्ट ऑफ 8057 टू 8059 कौन लेगा? कार्ल मार्क्स। कौन जी? कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स आपका जर्मनी के थे ना? कार्ल मार्क्स कहाँ के थे? और कार्ल मार्क्स ही बोले थे कि आपका अगर आपका समाज में क्रांति लानी हो तो इसका सत्ता युवाओं के हाथ में दे दो। अगर समाज में क्रांति लानी हो तो इसका सत्ता किसके हाथ में दे दो? युवाओं के हाथ में। कहेगा दुनिया के मजदूरों एक होकर भी नारा कौन दिया था? कार्ल मार्क्स। दुनिया के मजदूरों एक हो कौन बोला था जी? दुनिया के मजदूरों एक हो कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स लिखा दास कैपिटल। दास कैपिटल में कौन लिखा? लेनिन का था। दास कैपिटल लेनिन का था। पागल है। ठीक है क्या?
कहा कि अगर समाज में क्रांति लानी हो तो उसका सत्ता किसके हाथ में दे दीजिए, युवाओं का। ये बोला था मेजनी। कौन? मेजनी। और मेजनी इटली का एकीकरण करने में सहायता किया था। नहीं, 1871 में इटली का एकीकरण हुआ। 1871। आपका 3 व्यक्ति, मेजनी, काउंट काबूर, गैरीबाल्डी। मेजनी, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी। मेजनी, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी। और याद रखिए आप, मेजनी यंग इटली लिखा था। क्या लिखा था? यंग इटली। कौन लिखा? यंग इटली कौन लिखा? मगर यंग इंडिया महात्मा गांधी। यंग इंडिया और न्यू इंडिया एनिवेशन। न्यू इंडिया, कॉमन बिल एनिवेशन, कॉमन बिल, अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया कौन? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत कैसे का घबरा दे रही है, ठीक है? लाला लाजपत राय। और याद रखेगा, अगर आपसे बोलेगा कि साम्राज्यवाद का नाश हो, ई कौन बोला था? भगत सिंह। अभी एक क्रांतिकारी का दूसरे क्रांतिकारी से मिलन हो रहा है, ये बात किनका था? अब एक मुट्ठी बालू से कांग्रेस से बड़ा सम्राट खड़ा करेगा, महात्मा। महात्मा। और कौन बोला था? इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद। कौन बोला था? इनकलाब जिंदाबाद। कौन बोला? भगत सिंह। कौन बोला? भगत सिंह। और क्या जय हिंद कौन बोला? कहेगा मारो फिरंगी को, कहेगा साइमन कमीशन को, लाला लाजपत। लाला लाजपत। हे राम कौन बोला? आराम हराम है, जवाहरलाल। जवाहरलाल। मेरा अंतिम उद्देश्य समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोग आंसू पोंछ रहा है। जवाहरलाल। जवाहरलाल। अरे जवाहरलाल नेहरू का आत्मकथा का नाम क्या है? माई स्टोरी। माई स्टोरी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया कौन लिखा है? जवाहरलाल। डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, जवाहरलाल। कहेगा विश्व इतिहास की एक झलक, हिंदी बोलते हैं इसको, विश्व इतिहास की एक झलक। कौन लिखा? जवाहरलाल। और याद रखेगा आपका जवाहरलाल नेहरू, याद रखेगा इंदिरा गांधी करके कुछ पुस्तक है, लेटर टू इंदिरा गांधी ऐसे करके है, लेटर टू डाउटर, ठीक है? याद रखेगा आपका जो लिखे हैं आपका कौन? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल। अच्छा, इटर्नल कौन लिखा? इंदिरा गांधी। इटर्नल कौन लिखा? और क्या कहते? थ्रेशोल्ड, गोल्डन थ्रेशोल्ड कौन लिखा? सरोजनी नायडू। वाई एम आई एथिस्ट कौन लिखा? भगत सिंह। वाई एम आई एथिस्ट कौन लिखा? वाई एम आई हिंदू, शशि थरूर। वाई एम आई हिंदू। कहेगा आपसे टू स्टेट्स कौन लिखा है? टू स्टेट्स बताइए। चेतन भगत। बहुत अच्छा, आपको ट्रिक बताया था चेतन भगत का पुस्तक का, कोई नंबर जरूर आता है चेतन भगत का पुस्तक में, ठीक है आपका? तो कहेगा टू स्टेट्स में किसका लिखा हुआ? चेतन भगत। चेतन। ये तो कुछ याद रखिएगा आप, कुछ पुस्तक भी आपसे पूछता है। क्या जी? हाफ गर्लफ्रेंड था। हाफ भी क्या है? नंबर। इसे तुमको याद रहेगा हाफ गर्लफ्रेंड, ठीक है? उसको नहीं याद रहेगा, ये हाफ खुद है, ठीक है? तो इसको लग रहा है कि हाफ गर्लफ्रेंड बोल देते, ठीक है? ठीक है, चलिए ठीक, कम से कम ईमान याद तो है, चलिए। तो याद रखिएगा, कहेगा हाफ गर्लफ्रेंड बोले चाहे टू स्टेट्स बोले, दोनों कौन लेगा? चेतन भगत। कौन लेगा? चेतन भगत, ठीक है? ये वाला इसको स्पेशल याद था। आगे बताइएगा, केंटन आर मिलर पुरस्कार, सोनाली घोष। सोनाली घोष। केंटन आर मिलर पुरस्कार किसको? सोनाली घोष। शास्त्रा रामानुजम पुरस्कार किसको? अलेक्जेंडर स्मिथ। शास्त्रा रामानुजम पुरस्कार अलेक्जेंडर स्मिथ। गणित के क्षेत्र में ना, किसे में? गणित। अच्छा, गणित के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार एबेल पुरस्कार, जो गणित का नोबेल कहते हैं, क्या बोलते हैं? और मसाकी काशी वारा। मसाकी काशी वारा। मसाकी काशी वारा। तो गणित के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार, इसको एबेल पुरस्कार कहते हैं। ये आपका किसको मिला है? मसाकी काशी वारा। मसाकी काशी वारा किसको मिला जी? मसाकी काशी वारा। इसको क्या कहते हैं? गणित का नोबेल। गणित का। ठीक है, अभी जो बता रहा हूँ याद कर लो ना, कल खत्म हो गया करंट, कल नहीं पढ़ेगी। मसाकी काशी वारा। अब पहले वाले नहीं पूछता किसको हटाया कौन बना, ठीक है? ऐसे पूछ लेगा, इसे पिछले कौन मिला था। आजकल अभी के एग्जाम होगा तो अभी वाला पूछ लेगा, आज वाला थोड़ी कौन पूछ लेगा। जो बता रहे याद करिए पहले, ठीक है? आपको एक दो वो पीछे वाला भी याद होना चाहिए, क्योंकि आपका 2025 2024 करके देता है, फिर घबराए लगते हैं आप, ठीक है? जो नया आएगा तो अभी आया हो तो तुरंत याद ही हो जाएगा, ठीक है? तो करवा ही देंगे, ठीक है? तो याद रखिएगा, मसाकी काशी वारा को गणित के क्षेत्र का नोबेल
पुरस्कार जो कहा जाता है एबल पुरस्कार दिया गया है। क्या दिया गया? और याद रखना है शास्त्रा रामानुजम पुरस्कार अलेक्जेंडर स्मिथ, ये भी गणित के क्षेत्र में मिलता है। क्षेत्र में गणित के क्षेत्र में कहेगा 31वां नंबर का डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 किसको दिया गया? तो मैसूर के सहज समृद्धि और वीरप्पन को। मैसूर के सहज समृद्धि और वीरप्पन। मैसूर के बारे में बताया था आपको कि आपका मैसूर में आपको हम बताए थे कि कर्नाटक का रत्न के नाम से हम लोग जानते हैं किसको? मैसूर। कर्नाटक रत्न किसको बोलते हैं? वृंदावन गार्डन कहाँ है? मैसूर। वृंदावन गार्डन कहाँ है? मैसूर। वृंदावन यूपी में है। वृंदावन कहाँ है? वृंदावन गार्डन बताइए। वृंदावन गार्डन कहेगा रॉक मेमोरियल आपका विवेकानंद कहाँ पे? तमिलनाडु कन्याकुमारी में ना, मगर खाली रॉक गार्डन बोलेगा चंडीगढ़, रॉक गार्डन खाली बोलेगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बोलेगा केवड़िया गुजरात। साधु बेट द्वीप नर्मदा नदी 182 मीटर 597 फीट। तो फीट कितना है? और रामबंजी सुतार तो कहेगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कौन बनाया? वास्तुकार रामबंजी सुतार। मगर कंपनी कौन बनाए? L&T लालसन एंड टुब्रो कंपनी। है किस नदी किनारे है? नर्मदा। अरे वही नर्मदा जिसका लंबाई 13 और 12 है। 1312 नर्मदा की लंबाई कितना? और यही नर्मदा पर सरदार सरोवर बांध। नर्मदा कौन सा बांध? सरदार सरोवर। और यही नर्मदा पर धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे? जबलपुर, मध्य प्रदेश के जबलपुर। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट भी कहाँ पे है? जबलपुर। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पे है? और याद रखिएगा कि आपका कपिल धारा जलप्रपात अनूपपुर जिला में है, मध्य प्रदेश में। कपिल धारा जलप्रपात अनूपपुर जिला में कहाँ पे है? और ये भी नर्मदा नदी एस्चुरी बनाती है। डेल्टा पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी। खंभात के खाड़ी में अपना पानी गिराती है। कहाँ गिराती है? निकलेगी कहाँ से? अमरकंटक से 3 नदी बजाते। कितना नदी? अमरकंटक से कितना नदी? महानदी, सोन नदी, नर्मदा नदी। महानदी, सोन और मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में सोन नदी पर वन सागर बांध। कौन सा बांध? और यही सोन नदी दानापुर में गंगा में आके मिलती है दक्षिण की ओर से। तो कहेगा दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदी है आपका सोन। पुनपुन भी दक्षिणी ओर से मिलता है। पुनपुन कैसे मिलता है? और आपको याद रखना है यमुना भी कैसे मिलता है? दक्षिण से ना। और दक्षिण मतलब नीचे से। दक्षिण मतलब क्या जानते हैं? नीचे से। दक्षिण बोले तो यानी दाहिने ओर से। गंगा इससे आ रही है, ठीक है, तो नीचे से। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि आपका याद रखना है नीचे से कौन मिलती है? आपका यमुना, सोन, पुनपुन, ये सब। अजय एक नदी होता है तो बिहार में, ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा पूछेगा तो। और कहेगा ऊपर में घाघरा, गंडक, ये सब जानते हैं आप सब। कहां से? उत्तर से। कहां से? उत्तर। तो सोनपुर में आपका याद है सोन नदी आपका दानापुर में मिलती है। कहां मिलती है? सोन नदी कहां मिलती है? दानापुर। देखिए पाटलिपुत्रा जो आपका उदयन जो है शहर बसाया था, वो 3 नदियों का आपका संगम पर याद रखना है। गंडक, सोन और गंगा। पाटलिपुत्रा उदयन बसाया था। कौन बसाया था? पाटलिपुत्रा जो बसाया था कौन जी? उदयन। कौन? और याद रखिएगा आपसे अगर बोलेगा उदयन किसका बेटा था? अजात। आपका अजात शत्रु किसका? तो बिंबिसार। हर्यक वंश के राजा बिंबिस पितृहंता वंश के नाम जानते थे। और बिंबिसार को हम लोग क्या बोलते थे? अजात शत्रु कुनिक बोलते थे ना। अजात शत्रु क्या बोलते थे? कुनिक। अजात शत्रु क्या बोला जाता था? कुनिक बोला जाता था। अच्छा श्रोणिक बोला जाता था किसको? तो बिंबिसार को। श्रोणिक किसको बोलते थे? श्रोणिक किसको? इसमें सब जो है अपने पिता को मार करके बैठा है, इसलिए पितृहंतावध। और याद रखिएगा कि बिंबिसार के काल में ही आपका याद रखना है बौद्ध सम्मेलन और जैन सम्मेलन दोनों याद रखना है आपका। बिंबिसार के काल में ही आपका बौद्ध भी प्रचार करने आए, मतलब कहने का मतलब, और जैन धर्म के लोग भी प्रचार करने आए थे, याद रखना है। और कहेगा सबसे पहली बार जब आपका बौद्ध
बौद्ध सम्मेलन हुआ था, बौद्ध संगीति हुआ था, तो उसका संरक्षण अजातशत्रु किया था। कौन किया था? अजातशत्रु। राजगिरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? दूसरा वाला कहाँ हुआ था? दूसरा वाला कहाँ हुआ था? काला शोक किया था। कौन किया था? दूसरा कौन किया था जी? काला शोक। तीसरा का संरक्षक कौन था? अशोक। तीसरा कौन था? अशोक। चौथा का कौन था? चौथा संगीति। पहला वाला कब? 483 जब गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था 483 बीसी में, तो पहला बौद्ध संगीति करवाया गया था 483 बीसी में। दूसरा वाला 383 बीसी। दूसरा वाला और आपका तीसरा वाला 355 बीसी। 255 और प्रथम शताब्दी 78 ईस्वी में कहेगा तो आपका चौथा बौद्ध संगीति करवाया गया था। और इसके समय आपका कौन थे? तो याद रखिएगा कौन थे जी? कनिष्क। कौन थे? और याद रखिएगा पहला वाला का अगर कहेगा अध्यक्ष तो महान, दूसरा सवागामी, तीसरा मकलिपुत्र और तीसरा चौथा वसुमित्र। चौथा कौन रहेंगे? वसुमित्र। और चौथा वाला में उपाध्यक्ष भी रहेंगे अश्वघोष। चौथा वाला कौन रहेंगे? अश्वघोष। और याद रखिएगा अगर आपसे बोलेगा कि अश्वघोष के द्वारा बुद्ध चरित्र लिखा गया, क्या लिखा गया? तो बुद्ध चरित्र किसको बोला गया? इसको बौद्ध का बोलते हैं आपका महाकाव्य। बौद्ध का क्या बोलते हैं? या बौद्ध का क्या बोलते हैं? रामायण। बौद्ध का रामायण याद रखिएगा बुद्ध चरित्र को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुद्ध चरित्र को बौद्ध हो क्या बोलते हैं? रामायण। गौतम बुद्ध को शिक्षा किस नदी किनारे मिला था? निरंजना नदी। कौन सी नदी? कौन सा ब्रिज के नीचे? पीपल ब्रिज। और यही पीपल ब्रिज जब इनको ज्ञान प्राप्ति हुआ तो बोधि ब्रिज कहने लगा। क्या कहने लगा? यही पीपल ब्रिज को शशांक के द्वारा कटवा दिया गया था। किसके द्वारा? गौड़ वंश के राजा था शशांक। गौड़ पहले बंगाल को बोलते थे। प्राचीन में कहेगा आप गौड़ किसको बोला था? बंगाल। गौड़ किसको बोलते थे? बंगाल। यार शशांक कटवा दिया था। कौन कटवा दिया था? कौन कटवा दिया जी? और गौतम बुद्ध का जो बेटा था उसका नाम क्या था? और उनकी पत्नी यशोधरा। पत्नी के नाम महामाया माता। उनकी माता जी का नाम क्या था? और पिता शुद्धोधन। पिता का नाम क्या रहेगा? और इनकी मासी कौन थी? प्रजापति कौन? मासी या विमाता पूछे कौन थी? प्रजापति कौन? यही इनका पालन पोषण की है, तो ये भी याद रखिएगा। और प्रथम बौद्ध भिक्षुणी भी यही बनी थी। प्रथम बौद्ध भिक्षुणी कौन बनी थी? कहेगा बौद्ध धर्म आपका स्वीकार करने के लिए मिनिमम एज कितना? तो 15 साल। बौद्ध धर्म के लिए मिनिमम एज कितना साल होना चाहिए? 15 साल। बौद्ध धर्म में अगर भिक्षु बौद्ध धर्म स्वीकार करने के लिए बौद्ध भिक्षु सब जो बनता है, ठीक है, वो आपका उसमें पूरा जो उसके रूल फॉलो करने के अनुसार उसके अंदर एंट्री लेना है आपको, तो 15 साल मिनिमम एज होना चाहिए। कम से कम कितना? कम से कम कितना साल? और याद रखिएगा एशिया का प्रकाश स्तंभ किनको बोलते हैं? गौतम बुद्ध। द लाइट ऑफ एशिया का नाम जानते हैं ना? गौतम बुद्ध। सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए हैं? श्रावस्ती। सबसे पहली बात किस भाषा में? पाली। और पाली को शास्त्रीय लैंग्वेज बना दिया गया ना 2014। प्राकृत को भी 2000 कहेगा उसे, असमिया को 2000, बंगाली को 2000, मराठी को 2000, संस्कृत को 2005, संस्कृत को, तमिल को 4, तमिल को, और कहेगा मलयालम 2013, मलयालम 2000, उड़िया 2014, उड़िया 2000, कन्नड़ तेलुगु कन्नड़ तेलुगु कन्नड़ तेलुगु। तो शास्त्रीय लैंग्वेज कितना? 11। कितना शास्त्रीय लैंग्वेज? कितना याद रहेगा शास्त्रीय लैंग्वेज? ठीक है, याद रखिएगा। तो 31वां नंबर का एम.ए. स्वामीनाथन, 31वां नंबर का एम.ए. स्वामीनाथन आपका पर्यावरण पुरस्कार 2025 किसको मिला? तो मैसूर के सहज समृद्धि और किसको? तो याद रखिएगा वीरप्पन को। किसको? वीरप्पन। याद रहेगा, ये सब क्वेश्चन आता है, याद खाई रह जाएगा ना, सुन ले रहिएगा, मार दीजिएगा। और देखिए आपको बताते हैं आपको इनके बारे में। एम.ए. स्वामीनाथन तो भारत में हरित क्रांति के जनक बोले जाते हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक कहेगा कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति का जनक देश कौन है? फिलीपींस। हरित क्रांति का जनक देश कौन? और चावल
अनुसंधान संगठन विश्व वाला भी कहाँ, मनीला। कहाँ पे है, मनीला। भारत में कटक, भारत में कहाँ है, कटक। और याद है एडीबी का मुख्यालय भी कहाँ है, मनीला। एडीबी का स्थापना कब, 66 और 69 कंट्री के और मसातो कांडा है इसका अध्यक्ष, एडीबी के अध्यक्ष है मासोतो कांडा। ठीक है, कहेगा मसातो कांडा किसका, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। और याद रखेगा अगर आपसे पूछेगा, ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि इस हरित क्रांति जो शब्द है वो दिया कौन है, विलियम कॉड। कौन दिया है जी, विलियम। हरित क्रांति जो शब्द है कौन दिया, विलियम कॉड, विलियम कॉड। तो हरित क्रांति कौन शब्द दिया है, और कहेगा आपका श्वेत क्रांति के जनक किसको, कुरियन, मार्गरेट कुरियन। आपका 1970 में आया था ना अमूल दूध की व्यवस्था बना, 1970। और याद है अमूल दूध के जो संस्थापक थे उन्हीं का नाम है आपका क्या, जल्दी बताइए, जिनके नाम पर आपको बनाया गया है गुजरात में आपका सहकारी विश्वविद्यालय, जल्दी बताइएगा। त्रिभुवन, क्या नाम है, त्रिभुवन, क्या नाम है, त्रिभुवन। त्रिभुवन जो यूनिवर्सिटी बनाया गया है, जो भारत का पहला सहकारिता यूनिवर्सिटी है, आपका कहां पे, तो सहकारिता कहेगा केमा संविधान संशोधन, 97वां 97वां संविधान संशोधन आपका याद है, सहकारिता 2011। पंचायती राज 73वां संविधान 1993 लागू और 91 में आया था, और 24 अप्रैल 1993, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। 24 अप्रैल क्या मनाते हैं, पंचायती राज। 91-92 में 74वां संविधान संशोधन आया था, और उसमें नगर पालिका, पंचायती जो विषय के वो है 29, और नगर पालिका में 18, नगर पालिका में क्षेत्र कहां से कहां तक, तो 243 के आपका कहां से, बी से जेड जी तक, पी से, और कहेगा आपसे, कहेगा पंचायती राज 243 से 243 के ओ तक, 243 से 243 के ओ, 243 से 243 के ओ, याद रहेगा। अच्छा याद है सब आपको 243 200 ओ तक, सबको नहीं याद है, एक बार बता दे, क्या बता दे, दोनों कर ही दे, कर देते। चलिए तो याद रखेगा 243 में पंचायती राज की परिभाषा या राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 पंचायती राज की परिभाषा। 243 के ए में ग्राम सभा, 243 के ए में ग्राम सभा, और 243 के बी में पंचायती राज, और कहेगा इसका संरचना है सी में संरचना, और पंचायती में गठन बी में, ग्राम सभा ए में। तीन में याद हुआ, 243 के ए में आपका ग्राम सभा, 243 के ए में कहेगा ग्राम सभा, 243 के बी में अगर कहेगा तो गठन, क्या होगा, गठन, पंचायती राज का गठन होगा। तो इसका संरचना क्या क्या होगा, सी से संरचना, और आरक्षण कहेगा तो डी, आरक्षण बोलेगा तो डी, टेन्योर यानी कार्यकाल पंचायती राज का बोलेगा ई, कार्यकाल बोलेगा तो, और निर्भरता के आधार पर हटा सकते हैं एफ, निर्भरता के आधार पर पंचायती राज सदस्यों को हटा सकते हैं, उसको कहां पे, एफ के बाद क्या था, जी मतलब शक्ति। जनाब पार्ले जी टाइगर का प्रचार, टाइगर जी पार्ले जी प्रचार हो, पार्ले जी खाइए बॉडी में शक्ति। तो कहेगा पंचायती राज का शक्ति कहाँ लिखा है, जी, पंचायती शक्ति कहाँ, एच में टैक्स, एच में ट्रिक्स बताए थे, हाई टैक्स, क्या बताते, एच से टैक्स। तो कहेगा आपका 243 के एच में क्या है, आई में वित्त आयोग, आई में क्या है आपका पंचायती राज का वित्त आयोग, अगर राजपाल द्वारा किया था ना, इसके बारे में आपका लिखा हुआ कहां, 243 के आय, 243 के आय, जे से सम परीक्षा कहे थे, ट्रिक बताए थे आपको कि 243 में आपका जे में सम परीक्षा यानी परीक्षा आपका होने वाला, जोकड़ाई नहीं कीजिए, जैसे जोकड़ाई नहीं करना है, मतलब परीक्षा यानी सम परीक्षा। अब के से बताए थे केक कर चुनाव, ठीक है, केक कर चुनाव। तो पंचायती राज का निर्वाचन कहेगा तो 243 के 243 के
केकर चुनाव से ट्रिक बनाया था हम लोग अपना, ठीक है, केकर चुनाव, ठीक है। हम लोग देहाती भाषा में पढ़ेंगे है कि नहीं, उतना हमको ट्रिक करे से कोई मतलब है नहीं। एग्जाम में आएगा मारना है, याद रहेगा तभी मारिएगा, ज्यादा सोचिएगा हम इंग्लिश में पढ़ते रहिए, ठीक है, कुछ याद होने जाना है नहीं, एक चीज थोड़ी याद करना है, इतना सारा चीज याद करना है कि आपको हर चीज याद होना चाहिए। ये नहीं पढ़ना तो बहुत, हम तो आज तक बहुत चीज पढ़ लिए, ठीक है, जितना आज तक अभी आप सोचे नहीं होंगे उतना हम कितना पढ़ के कितना चीज हम भुला भी गए, ठीक है, इतना सोच लीजिए आप। अरे आप जब पढ़े आए हैं, आपसे पहले कितना काम भेज दिए, नौकरी कर रहा हूं, ठीक है, तो आप सोचिए कि बहुत चीज आदमी पढ़ता है, बहुत चीज भुलाता है, ठीक है, मगर याद कितना आपको है ये इंपॉर्टेंट। एग्जाम में वही जाएगा, ना किताब जाएगा, ना कलम जाएगा, ना कॉपी जाएगा, अब तो कलम भी वही दे रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखना आपको कितना चीज याद है, कितना चीज माइंड में। अच्छा इतना चीज हम बोल रहे हैं माइंड में तब ना बोल रहे हैं, ठीक है, इतना चीज बोल रहे हैं पसीना छूट जाएगा, ठीक है, पसीना छूट रहा है कि नहीं, पसीना में छूट ही रहा है कि नहीं, बारह पोल बाहर पड़ रहा, ठीक है, तो हम पोल को पढ़ा भी दे रहा, हमने पूछाएगा ही नहीं, ठीक है, पूरा गीला हो जाएगा। चलिए तो 243 के जे से संपरीक्षा क्या होगा, कैसे केकर चुनाव निर्वाचन आयोग लिखा हुआ है, तो पंचायती राज के निर्वाचन के बारे में के बाद क्या आता है, पंचायती राज कहां कहां लागू होगा, ये कहां लिखा है, कहां लिखा है जी, एल के बाद, अब तू एबीसीडी बताओ ना कम, एल के बाद कहेगा पंचायती राज कहां कहां मनाही है, कहां कहां लागू नहीं होगा, ये बात कहां पे है, पंचायती राज निरंतर बनी रहेगी, पंचायती निरंतर, मतलब कहा गया था कि देश के आजादी के बाद, देखिए क्या हुआ, आजादी सुन लीजिए आपको बताते हैं, एन से आप निरंतर बनी रहेगी, इसका क्या कारण है कि पंचायती राज तो पहले भी लागू था, बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में आया था, उसके बाद ना आपको 73वां संविधान संशोधन आपका आया है, कब 91 में एक्ट बना इसको, ठीक है, संवैधानिक बनाया गया। तो उस समय जब एक्ट बना तो आपको कहा गया 1 साल तक लगातार वही नियम जो पहले वाला चल रहा था वो लागू रहेगा, तो उसके बाद बोला गया पंचायतें निरंतर बनी रहेगी, ठीक, एक बार तुरंत चेंज कर दिया दिक्कत ना हो जाएगा, जैसे डीमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 में हुआ था ना, तो एक बार कहा था कि सब पैसा लगा दे दो, तो भीड़ लग जाता, दिक्कत, टाइम पीरियड दिया जाता है, तो कहा गया आपका पंचायती राज निरंतर बनी रहेगी 1 साल तक, याद रखना है, इसके बारे में एन तक, और ओ से ऑब्जेक्शन, ओ से ऑब्जेक्शन, तो कहेगा ओ तक होता, ओ तक बता दिया, बढ़िया, तो याद रखिएगा, धुआं कर देंगे, कुछ भी पढ़ा दिए अगर हमसे अगर पढ़ लिए एग्जाम निकालना नहीं सोचा पड़ेगा, ठीक है, वो तो हम बहुत कम यहाँ बोलते हैं, ठीक है, पहले तो हम धुआं कर देते हैं, ठीक है, अभी आप लोग क्या है कि हटता नहीं है दिमाग में, इतने बोलते हैं तो बहुत कोई शिकायत करता है कि लगातार बोल रहे हैं, दिमाग में नहीं घुस रहा, ठीक है, तो वही चीज है, तो थोड़ा सा आपको आराम से लेके चलते हैं, तो बोले लगे तो लगातार हम, ठीक है, धुआं कर देते हैं। चलिए आगे आ जाइए, कहेगा आपसे, ठीक है, देख करंट पढ़ते कितना चीज आपको हम बता दिए, ठीक है, ये सब चीज सिर्फ यहाँ मिल सकता है, ठीक है, इसलिए जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, आगे आ जाइए, कहेगा नहीं तो पीछे छूट जाइएगा, है कि नहीं, आगे आ जाइए, कहेगा आपसे कि राष्ट्रीय धनमंत्री आयुर्वेद पुरस्कार, राष्ट्रीय धनमंत्री आयुर्वेद पुरस्कार 2025, कहेगा प्रोफेसर बनवाली लाल गौर, ठीक है, धनवंतरी पुरस्कार जो है वो आपका तीन व्यक्ति को मिला ना, 3 व्यक्ति को, धनवंतरी आपका चिकित्सा के आपके उस समय आपका चंद्रगुप्त द्वितीय काल में, चंद्रगुप्त धनवंतरी रहते थे, कौन रहते थे, जिनको हम लोग क्या बोलते थे जी, जो डॉक्टर पहले होते थे क्या बोलते थे, वैद्य, क्या बोलते थे, वैद्य, पहले चिकित्सक वैद्य पहले बोला जाता था, तो धनवंतरी थे, और 3 व्यक्ति को, कितना व्यक्ति को, तीनों को हम ट्रिक बता देंगे, आपको याद रह जाएगा, तीनों के लिए क्या बता देंगे, ट्रिक, और आपको क्या रहेगा याद, सुनिए, राष्ट्रीय धनवंतरी आयुर्वेद पुरस्कार प्रोफेसर बनवारी लाल गौर, प्रोफेसर बनवारी लाल गौर, और उसके बाद वैद्य नीलकंठ मूस ईटी है, वैद्य नीलकंठ मूस ईटी, और वैद्य भावना प्रसार, ठीक है, वैद्य भावना प्रासर, वैद्य भावना प्रासर, वैद्य भावना प्रासर, तो याद रखिएगा, इसका ट्रिक याद रख लीजिए, क्योंकि तीनों के तीनों देखिए, आपको नहीं भी याद रहेगा, एग्जाम में देखिएगा आप मार दीजिएगा, ट्रिक याद रहेगा, तो ट्रिक क्या है सुन लीजिए, धनवंतरी चिकित्सा से है, तो आपका क्या हुआ कि आपका जब आपको कोई मारा, ठीक है, ईटा से मार दिया, तो आप लाल हो गए, ठीक है, लाल हो गया, तो वहां जहां चोट लगता है क्या होता है, लाल, ठीक है, क्या होता है जी, लाल, तो याद रखना है, वही है वैद्य नीलकंठ मूसी ईटी, यानी ईटा से मारेगा तो क्या होगा, लाल, बनवारी लाल गौर, बनवारी लाल गौर, तो उसके बाद याद रखिएगा वैद्य भावना प्रसाद, ठीक है, वैद्य भावना प्रसाद, और धीरे धीरे
लाल जो है वो क्या होता है, प्रसारित हो गया, ज्यादा फैलते चल गया, उसका विष याद रखिएगा, इतना जोर से मारा गया, ठीक है। याद रखना है बनवारी लाल प्रसाद, बनवारी लाल गौर है ना, बनवारी लाल गौर, और नीलकंठ मूसी ईट याद रखिएगा। और तीसरा कौन है आपका, बैध, आपका बैध भावना, बैध भावना प्रसाद। ऐसे सुन लीजिएगा तो कम से कम एक बार याद हो जाता है कि हाँ क्या मारना है, एग्जाम में देखिए अपने आप लग जाएगा। आगे बताइएगा कि बिजनेस लाइन चेंजर अवार्ड 2025 डीआरडीओ, बिजनेस लाइन चेंजर अवार्ड 2025 कहेगा तो डीआरडीओ, बिजनेस लाइन चेंजर कहेगा तो डीआरडीओ, बिजनेस लाइन चेंजर डीआरडीओ। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार सोनू सूद, राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार सोनू निगम होगा, कहीं गाना गाएगा सोनू निगम में, ठीक है, सोनू निगम, ठीक है। गायक आपका कौन, सोनू। याद रखिएगा राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार कौन, और कहेगा राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2024 में अगर बोलेगा तो शंकर एहसान लॉय गायक है, ठीक है, शंकर एहसान लॉय गायक आपका ये भी है, तो इनको भी 2024 में लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया था। क्या दिया गया था, तो 24 में दे दे तो शंकर लॉय ने याद रखेगा। और कहेगा 2025 में तो सोनू कहेगा। तो वास्तविक पर्यटन पुरस्कार 2025 बताइए आंध्र प्रदेश राज्य के पर्यटन विभाग को, आंध्र प्रदेश राज्य के कहेगा कृषि मीडिया पुरस्कार कहेगा अमसी प्रसन्न कुमार, अमसी कृषि मीडिया बोलेगा तो अमसी प्रसन्न। आगे बताइएगा यूएनईपी यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड कहेगा जिनाली मोदी, कौन होगा, जिनाली, यूएनईपी यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड कहेगा जिनाली मोदी, क्या होगा, यूएनईपी समझते हैं, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, स्थापना 1975, स्थापना 1975, यूएनडीपी 65। यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है, यूएनडीपी का मुख्यालय जेनेवा में है, ठीक है। यूएनडीपी बताइए कहाँ पे, और यूएनडीपी बताइए, यूएनडीपी तो नैरोबी में है, यूएनडीपी कहाँ पे, केन्या रानी नैरोबी, और यूएनडीपी कहाँ है, जल्दी बताइए, यूएनडीपी कहाँ पे, न्यूयॉर्क में, यूएनडीपी सही बोल रहा है, ठीक है, यूएनडीपी कहाँ पे, न्यूयॉर्क, यूएनडीपी कहाँ पे, न्यूयॉर्क, यूएनओ का भी न्यूयॉर्क में, यूएनओ का भी कहाँ पे, न्यूयॉर्क, मैनहट्टन द्वीप, मैनहट्टन कितना मंजिला बना हुआ है, 39, कितना मंजिला 39 और 17 एकड़, और कहेगा कौन जमीन दान में दिया था, जॉन डी रॉकफेलर, जॉन डी रॉक, याद रखिएगा। आगे बताइएगा पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार मनमोहन सिंह को मिला है, किनको मिला है, मरणोपरांत, ठीक है। मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर भी रहे, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री रहे हैं जब देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, पीवी नरसिम्हा राव, और 1991 में एलपीजी नीति मनमोहन सिंह के नाम से लाया गया, मनमोहन सिंह ही लाए थे, और उस नीति को नरसिम्हन मनमोहन नीति भी कहते हैं कभी कभी, या आपको याद है कि 1991 में एलपीजी नीति था उसको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं। एलपीजी का पूरी जगह एल से क्या है तो लिबरलाइजेशन, पी से क्या है प्राइवेटाइजेशन, जी से क्या है ग्लोबलाइजेशन। 1991 में मनमोहन सिंह, और अभी प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र दामोदर दास। और आपका मनमोहन सिंह के बारे में याद रखिएगा कि मनमोहन सिंह आपका आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं, 15वें गवर्नर ना, आरबीआई के 15वें गवर्नर रहे हैं आपका मनमोहन सिंह, और वित्त मंत्री भी रहे हैं आपका कौन, मनमोहन सिंह, जब आपका प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा प्रधानमंत्री कौन रहेंगे तो। और याद रखिएगा आपका 2014 में आपका बन जाते हैं नरेंद्र मोदी ही योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष भी रहते हैं, और योजना आयोग के उपाध्यक्ष अंतिम पूछेगा मोन्टेक्सी अहलुवालिया। और याद है योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल। योजना आयोग को अंतिम रूप से अनुमोदित कौन करता है, एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद, 6 अगस्त 1900। और याद रखिएगा 1 अप्रैल 1951 को स्टार्ट हुआ था प्रथम पंचवर्षीय योजना, और 56 तक चला था। कब तक चला था, और याद रखिएगा आपसे अगर पूछेगा कहेगा कि योजना आयोग की स्थापना कब किया गया था तो 15 मार्च 1950।
15 मार्च 1950। 15 मार्च 1900। कौन सी पंचवर्षीय योजना 5 साल नहीं चली है? 5वीं। केमी 5वीं। केमी 5वीं। 74 से 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। क्या दिया गया था? इंदिरा गांधी का था ना। किसका काल रहेगा जी? और 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 80 से आपका 78 से 80 तक आपका वार्षिक योजना चला था और इसी में रोलिंग प्लान आया था, अनवरत योजना। रोलिंग प्लान जो है इसको जनता पार्टी की सरकार के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, जनता पार्टी की सरकार। और याद रखिएगा, कहेगा आपका कि आप करेंगे 3 बार योजना अवकाश आपको याद रखना है। एक बार 67 से 69, ठीक है, 78 से 80, 90 से 3 बार याद रखना है। एक 66 से 69 जब पहली बार हुआ था, इसी में हरित क्रांति लाया गया था। क्या लाया गया था? आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना कहा था ना, केवी पंचवर्षीय योजना। पहला वाला 51 से 56, 56 से 61 दूसरा, 61 66 तीसरा, 61 66 तीसरा, 66 से 69 तक क्या रहेगा? और वही 70 में आपका आया था श्वेत क्रांति। क्या आया था जी? श्वेत क्रांति आया था। ठीक है, जिसको हम लोग आपका कहते हैं आपका दुग्ध क्रांति, या आपको और ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? ऑपरेशन फ्लड। और आपका जो दूध है उसमें केसीन और कैरेटीन रहता है। केसीन और कैरेटीन, प्रोटीन 2 को दूध में रहता है ना जी, केसीन और कैरेटीन। केसीन के कारण दूध का रंग उजला और कैरेटीन के कारण दूध का रंग पीला। कैरेटीन के कारण दूध का रंग, केसीन के कारण, कैरेटीन के कारण। अगर दूध में हम केसर डाल देंगे रंग कैसा होगा? अगर केसर किस भाग से पेड़ का प्राप्त करता है? वर्तिकाग्र से। किससे? केसर के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सा मिट्टी? करेबा। कहाँ पे होता है? कहाँ पे? जम्मू। कहेगा कि आपको कहेगा कि चाय के लिए कौन सा मिट्टी? लेटराइट सबसे अधिक कहाँ पे होता है? तमिलनाडु में। ठीक है, लेटराइट सबसे अधिक कहाँ होता? चाय सबसे अधिक असम। चाय सबसे अधिक असम। ठीक है, यही सब तो गलत अब उल्टोस होता है। आपको जब चाय वहां होता है तो वहां मार देंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको पढ़ने आना है, सुनना है। ठीक है, इसे सुधरेगा ही हिला। ठीक है, नहीं तो आप ही नहीं उधरे सुधरे कर लेते। यहाँ लोग पढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ यही सब तो गलतियों को बतावल जाता है। यहाँ दो में कंफ्यूज होगा, यही सब होगा। तमिलनाडु में लेटराइट मिट्टी सबसे अधिक। लेटराइट मिट्टी वहीं अधिक होगा जहाँ बारिश सबसे अधिक होगा। क्या होगा? और यह मिट्टी प्रकृति में अम्लीय होता है। कैसा होता है? लेटराइट मिट्टी कैसा होता है? और याद रखिएगा सबसे अधिक कहाँ पे? तमिलनाडु। मगर चाय सबसे अधिक कहाँ पे? चाय कहेगा, कॉफी, काजू सब आपके लेटराइट मिट्टी में होता है। कहाँ होता है लेटराइट? ठीक है, अस नहीं। ठीक है, याद रखना है। याद रखना है कहाँ पे? लेटराइट। और याद रखना है काली मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पे होगा? मगर सबसे अधिक कपास कहाँ होगा? कि कपास किस मिट्टी में होता है? काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी बताए थे, रेगूर मिट्टी बताए थे। सबसे ज्यादा जल धारण कैपेसिटी किस मिट्टी में होता है? काले। सबसे ज्यादा जल धारण कैपेसिटी सेल्फ प्लगिंग सॉइल भी किसको बोलते हैं? काले मिट्टी। क्या बोलते हैं जी? विश्व स्तर पर इसको किस नाम जानते हैं? ओज़ कनवंदीय चेरनोजम। ओज़ कनवंदीय काली मिट्टी को विश्व स्तर पर किस नाम से? चेरनो। कपासी मिट्टी के नाम से इसको जानते हैं। कपास का उत्पादन सबसे अधिक होता है, इसलिए इसको क्या बोलता है? कपासी मिट्टी। कपासी मिट्टी। काली मिट्टी तो ये है, कपासी मिट्टी। और कॉटन जो होता है आपका उसे बीज से प्राप्त करता है। कपास किससे प्राप्त करते हैं? बीज। पेड़ पौधे के बीज। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक कपास का आपका कृषि किया जाता है। याद रखिएगा। किसका? किसका जी? अब व्यापार भी याद रखिएगा। आपका कपास बास का होता था, याद रखना है। सिंडन कहते थे उस जमाने में आपका कपास को। क्या बोलते थे? सिंडन। और 7 अक्टूबर को हर साल कपास दिवस मनाते हैं। 7 कपास दिवस। और याद रखिएगा, आपसे कहेगा कि कपास अनुसंधान संगठन कहाँ पे? नागपुर। कपास अनुसंधान संगठन नीरी कहाँ पे? नागपुर। नीरी कहाँ पे? रसीले फलों का अनुसंधान संगठन संतरों की नगरी। संतरों की नगरी कहेगा 1891 में कहेगा कि नागपुर अधिवेशन के अध्यक्षता कौन? आनंद मोहन चार्लो। आनंद मोहन। और याद रखेगा 18
1990 में कौन किए थे? 90 करें 1990 में कौन? फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह कलकत्ता अधिवेशन, कहाँ अधिवेशन? 1895 में बोलेगा तो कौन के हैं? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी पुणे में, कहाँ पे? पुणे। बताए थे ना कि जब 1885 में कांग्रेस का स्थापना हो रहा था तो सुरेंद्र बैनर्जी उसमें शामिल आए थे पहली बार 1895। 1895 सुरेंद्र नाथ बैनर्जी कहाँ पे? पुणे। अब दूसरी बार दू में आएंगे। दूसरी बार कब आएंगे? अहमदाबाद में। कब? अहमदाबाद। जब उनसे दू में कांग्रेस का अहमदाबाद अधिवेशन होगा तो फिर से सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी कहेगा आपसे कि वेडनबर्ग आपका कब किया था? 1889। वेडनबर्ग कहाँ पे किया है? वेडनबर्ग बताइए। बम्बई। कहाँ पे किया है जी? वेडनबर्ग कहाँ पे किया है? और याद रखिएगा दूसरी बार 1910 इलाहाबाद। कहाँ पे? इलाहाबाद। दूसरी बार 1910 इलाहाबाद। वेडनबर्ग, वही वेडनबर्ग जो आपका एलन ऑक्टेवियन ह्यूम का आत्मकथा लिखा था। क्या लिखा था? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम का आत्मकथा। कौन लिखा था? बेडन। और याद रखिएगा आपको याद रखना है कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इसको ए और ह्यूम कहते हैं, जब कांग्रेस का स्थापना हुआ था इसको महासचिव बनाया गया था और 10 साल तक लगातार यही महासचिव रहा था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से इसको जानते हैं, कांग्रेस का पिता के नाम से इसको जानते हैं। और क्या कांग्रेस किसका दिमाग का ऊपर? डफरीन का। डफरीन ही बोला था कि कांग्रेस अल्पसंख्यक लोगों का सूक्ष्मदर्शी प्रतिनिधित्व करती है। कौन कर रहा था? कौन कहा था? डफरीन। कौन बोला था? डफरीन। डफरीन के काल में ही कांग्रेस का स्थापना 1885 को 28 दिसंबर के दिन हुआ था और पहली बार आपका पुणे में इसका होना था सम्मेलन। अगर पुणे में प्लेग फैल गया था। कौन से? पुणे। कौन से? प्लेग। कौन से? पुणे। तो हुआ था मुंबई में पहला। कहां पे? मुंबई। गोकुल भाई तेजपाल संस्कृत यूनिवर्सिटी। और पहले जो प्लेग बहुत फैलता था उतना लोगों में अवेयरनेस नहीं होता था। अब प्लेग चूहा से होता था। किससे होता था? प्लेग किससे फैलता था? और याद रखिएगा प्लेग को ही ब्लैक डेथ के नाम जानते हैं। काली मौत बोला जाता है प्लेग को। कहेगा कि काली मौत किस बीमारी को बोला गया है? ब्लैक डेथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेग को याद रखिएगा हैमस्टर। हैमस्टर इंग्लिश, चूहा को हैमस्टर बोलते हैं इंग्लिश में। हैमस्टर से फैलता था। किससे फैलता था? हैमस्टर से। याद रखिएगा मॉन्स्टर मतलब राक्षस, हैमस्टर मतलब चूहा। ठीक है? कहते हैं मॉन्स्टर है तुम, राक्षस है। ठीक है? तो याद है मॉन्स्टर मतलब, हैमस्टर मतलब चूहा, हैमस्टर मतलब चूहा। तो याद रखना है आपको। और आपको सुनिए आगे, लिविंग ब्रिज सम्मान। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आपका केयर स्टारमर। केयर स्टारमर। केयर स्टारमर। लिविंग ब्रिज किसको? केयर स्टारमर। कहेगा कि आपका प्रोफेसर बीके गोकाक पुरस्कार किसको मिला? तो आनंद बी पाटिल। प्रोफेसर बी गोकाक पुरस्कार आनंद बी पाटिल। आनंद बी पाटिल। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार तो भारत भर से 45 शिक्षकों को दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षक किसको? 45 शिक्षकों। 43वां लोकमान्य तिलक पुरस्कार नितिन गडकरी। 43वां लोकमान्य कहेगा सड़क आपका मंत्री है ना, सड़क और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। नितिन गडकरी। इनको लोकमान्य पुरस्कार दिया गया 2025 में 43वां नंबर है। क्या नंबर का? कहेगा ललित कला अकादमी पुरस्कार प्रेमचंद पोखरम्बम। प्रेमचंद पोखरम्बम। ललित कला पुरस्कार किसको दिया गया? प्रेमचंद पोखरम्बम। और कहेगा आपसे कि इक्वेटर पुरस्कार किसको दिया गया? तो बेबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह को इक्वेटर प्राइज कहेगा बेबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह, जो धारवाड़ जिला में है, कर्नाटक में। धारवाड़ जिला कहां पे? कर्नाटक। बेबी फातिमा आपका प्रेमचंद कहेगा बेबी फातिमा आपका स्वयं सहायता समूह, इसको सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं, जिसको आज आप बोलते हैं अपनी भाषा में क्या चीज? जीविका वाला। जो क्या बोले? जीविका। जीविका दीदी वाला जो है ना वही आपका स्वयं सहायता, जिसका नाम है फातिमा, बीबी फातिमा आपका स्वयं सहायता समूह धारवाड़ जिला का कर्नाटक में। ठीक है? ठीक है, याद रखिएगा। देखिए सब पुरस्कार एक आपका वीडियो में आपका हो जाएगा, आपका जब मन तब सुन लीजिएगा। ठीक है? तो याद रह जाएगा, मुझे ज्यादा रखना नहीं पड़ेगा, एक दो बार सुन लीजिए कान में, सुनते समय, चाहे घूमते समय, बैठते समय। ठीक है? ठीक है? हाँ जी, वाले घूमे जा रहे हैं कान में लगा ले तो अपना तब तक सुन रहे हैं। पुरस्कार याद हो, बार बार कहा है कि पुरस्कार बस पुरस्कार बार बार सुनने से क्या होता है? तो चीज कॉमन हो जाता है, हल्का लगने लगता है, नहीं तो वही पुरस्कार हार्ड लगेगा।
आगे कहेगा संसद रत्न कहेगा तो कहेगा 17 होगा ना, संसद 100 से संसद 100 से 17, तो 17 सांसदों को दिया गया है। कहेगा जीडी बिरला मेमोरियल किसको? बी नारायणन। जीडी बिरला किसको? इसरो के बी नारायणन। अभी ग्राम में है ना, इसरो के ग्राम में अध्यक्ष बी नारायणन। बी नारायणन इसरो के कौन है? बी नारायणन। जीडी बिरला कहेगा तो कहेगा बी नारायणन। पेन प्रिंटर कहेगा लीला अबू लेला, ठीक है, मतलब पेन ले ला, तब ना लिखवा ऐसे वाला, ठीक है, तो कहेगा आपसे लीला अबू लेला, तो कहेगा पेन प्रिंटर कहेगा तो लीला। और याद है सुडानी स्कॉटिश लेखिका है, सुडानी स्कॉटिश लीला अबू लेला, तब ने लिखी पेनवा ली तब ना, तो कौन दिया? लीला अबू लेला, ठीक है। तो याद है पेन प्रिंटर कहेगा तो लीला अबू लेला। कहेगा बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड सुहानी सा। बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड किसको? सुहानी सा। बेस्ट मैजिक क्रिएटर किसको? WSIS चैंपियंस अवार्ड मेरी पंचायत आपको, मेरी पंचायत। WSIS अवार्ड किसको? कलिंग रत्न किसको? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन? कलिंग रत्न पुरस्कार किसको? धर्मेंद्र प्रधान। कहेगा कि हेम बहादुर मल्ल पुरस्कार कहेगा 2000 आपका हेम बहादुर मल्ल पुरस्कार कल्याण श्रेष्ठ, कल्याण कहेगा हेम बहादुर मल्ल पुरस्कार कल्याण श्रेष्ठ। कहाँ के? नेपाल। कहाँ के? नेपाल। हेम बहादुर मल्ल पुरस्कार कहेगा तो कल्याण, कल्याण याद रहेगा। चलिए इतने याद रखेगा। पवन जो होता है आपका हवा का ऊर्ध्वाधर प्रवाह होता है ना, क्षैतिज कैसे होता है? क्षैतिज कैसे होता है? याद रखिएगा पवन जो होता है आपका क्षैतिज, आपका हवा का क्षैतिज प्रवाह ही पवन कहलाता है। क्या कहलाता है? और हवा का फ्लो हरदम हाई प्रेशर टू हाई प्रेशर टू हाई प्रेशर टू। और कहेगा हवा का फ्लो जब ऊर्ध्वाधर हो तो वायु धारा बोलेंगे, यानी एयर करंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और आपको बताए थे कि आपका पवन यानी हवा जो होता है वो आपका उसका फ्लो तीन चीज उसको प्रभावित करता है। कितना चीज? 3 चीज प्रभावित करता है। ठीक है, पढ़ाई के आप लोग ध्यान से नहीं सुनते, कम अच्छा से पढ़िए, ठीक है। गर्मी तो सबका है, 3 कारक पर डिपेंड करता है। 3 एक तो बताए थे आपको हम क्या, एक तो दाब प्रवणता बताए थे। क्या बताए थे? हम एक बात ध्यान सुनिए, याद होगा, ठीक है। दाब प्रवणता, दाब प्रवणता में बताए थे कि प्रति इकाई दूरी के आपका प्रति इकाई दूरी की पर दाब के घटने की जो आपका होता है प्रक्रिया, उसी को दाब प्रवणता कहते हैं। क्या बोलते हैं? और जब घटेगा आपका दाब और कहीं हाई प्रेशर होगा तो उस और क्षैतिज डायरेक्शन में आपका प्रवाहित होने लगा वायु, और उसी को बोलने में पवन। क्या बोलते हैं? याद हो गया। और ये भी हम बताए थे कि अगर 2 समदेव रेखाएं दूरी जिसका आपका 2 समदेव रेखाएं अगर पास पास हैं तो उसमें दाब प्रवणता ज्यादा होगा। पास पास वाला अगर समदेव रेखा खींचा गया है तो दाब प्रवणता क्या होगा? और दूर दूर पर खींचा गया है दाब प्रवणता, दाब प्रवणता। और दूसरा आपको फैक्ट बताए थे आपको कि घर्षण किसके कारण? समुद्र में घर्षण कम रहेगी ज्यादा, धरातल पर धरातल पर। और तीसरा आप पढ़े थे क्या चीज? कोरियोलिस बल। क्या पढ़े थे? क्या पढ़े थे? पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण, किसके कारण? पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण आपका एक बल अनुभव करता है, हवा के द्वारा एक बल अनुभव किया जाता है, उस बल को कोरियोलिस बल। और इस कोरियोलिस बल को सिद्ध किया था फेरल के द्वारा, इसलिए फेरल का नियम भी इसको कहते हैं। और इसको आपको कहेगा बाइलेट नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको 22 बाइलेट नियम द्वारा समझा जा सकता है, और उस नियम के अनुसार बोला गया है। सुनिए 22 बाइलेट नियम क्या है, ध्यान सुन लीजिए। 22 बाइलेट नियम के अनुसार कोरियोलिस बल को आप समझ सकते हैं। कहा जाता है कि जिस ओर हवा का फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में पीठ लेके खड़ा हो जाएगा, उस ओर पीठ करके खड़ा हो जाइएगा आप, तो आपका दाहिने ओर हाई प्रेशर और बाईं ओर लो प्रेशर। और दक्षिणी गोलार्ध में अगर रहिएगा तो आपका बाईं ओर हाई प्रेशर और आपका दाहिने ओर लो प्रेशर।
जिस डायरेक्शन में हवा का फ्लो हो रहा है तो आपका दाईं ओर हाई प्रेशर और बाईं ओर लो प्रेशर। मगर जब दक्षिणी गोलार्ध में जिस ओर हवा का फ्लो हो रहा है खड़ा होइएगा तो आपके बाईं ओर क्या रहेगा, हाई प्रेशर, और आपका दाईं ओर क्या रहेगा। बताए थे कोरियोलिस बल जो होता है आपका, तो आपका अक्षांश पर जो कोण बन रहा है उसके बढ़ने के साथ साथ ही वो आपका कोरियोलिस बल का भी मान जाता है। और इसीलिए बताया गया कि कोरियोलिस बल जो आपका होता है ध्रुवों पर सबसे अधिक, ध्रुवों पर सबसे अधिक और विषुवत रेखा पर सबसे कम, यानी नगण्य के बराबर आपका होता है, याद रखिएगा। इसीलिए ध्रुवों पर आपका याद रखिएगा हवा का, वायु का डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। काहे होगा, पता चल गया ना, क्या रहेगा, ध्रुवों पर वायु का डिफ्लेक्शन ज्यादा काहे होता है, कोरियोलिस बल वहां ज्यादा मजबूत होता है। जहां कोरियोलिस बल ज्यादा होगा उसके अपना जो पथ है उससे डिफ्लेक्ट करवा लेता है आपका कोरियोलिस बल, उसका जो पथ है, उसका जो मार्ग है उससे डिफ्लेक्ट करवा देता है आपका कौन, उससे आपका कौन, कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल। तो ऐसे कोरियोलिस बल के बारे में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, हर चीज आपको जब समरी टाइप याद होना चाहिए, लगना चाहिए कि टफ नहीं है, कल जो पढ़े तो टफ नहीं लगना चाहिए, लगना चाहिए आसानी से, अगर ध्यान से आप सुन रहे हैं, यहाँ एक बार पढ़े, एक बार घरे आप देख रहे हैं, एकदम कंफर्म आपको हो जाएगा। और आप ही के लिए हम कर रहे हैं, एकदम याद हो जाए आपको, ये सब टफ नहीं लगेगा। बार बार सोचते हैं ना कि कोई लोग फिर भुला गए, फिर भुला गए, तो जब मन तब जब आप मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं, हेडफोन लगाइए, सुनते रहे, बार बार सुनिएगा, एकदम याद हो जाएगा, रटा जाएगा। और इसी बहाने से कभी कभी किताब से मन नहीं करता है, कुछ कान में लगा के लगता है कैसे को, बस कान में तो सुनिए चाहे मत सुनिए जावे करेगा। ठीक है, तो कुछ कॉमन हो जाता है चीज, एग्जाम में आएगा तो अपने आप में आ जाता है। देखते हैं बहुत सारा गाना आप रास्ता में चलते रहते हैं, अपने आप बजेगा तो उसका अपने आप याद हो जाता है, चार लाइन नहीं होता है। जब आप ध्यान से सुन रहे हैं उस गाना को, आप आ रहे थे पढ़े मगर आपको अपने आप याद हो गया है कि नहीं, कैसे लगाना था वो बोला। ठीक है, तो यार ठीक है, ठीक है, आगे इसमें बोलने के बाद हो जाएगा जी। ठीक है, आगे बताइएगा, आज आपको क्या पढ़ना है, वायु दाब और पवन, वायु दाब और पवन, वायु दाब और पवन। सुनिए, पवनों का वेग, उनकी दिशा, पवनों का वेग, उसकी दिशा पवनों को उत्पन्न करने वाले बलों का परिणाम होता है। ठीक है, पवन को उत्पन्न करने वाले आपका बलों का क्या होता है, ठीक है, पवनों का जो वेग होता है ना या उनकी दिशा, ठीक है, पवनों को उत्पन्न करने वाले बलों का ही क्या होता है, परिणाम। तो उसका वेग क्या होगा, उसका दिशा कौन सा डायरेक्शन होगा, वो आपका डिपेंड करेगा जो पवन को उत्पन्न कर रहा है। पहली बार पवन जहां से ऑरिजिन हो रहा है वहीं से डिसाइड होगा इसका दिशा क्या होगा और इसका वेग कितना होगा। ठीक है, याद रखिएगा, यही सब करते रहे। कल सब लोग इधर बैठे के सतह से 2 से 3 किलोमीटर ऊंचाई पर, ठीक है, ऊपरी वायुमंडल में पवनें धरातलीय घर्षण के प्रभाव से मुक्त होती है। आपको बताते ना कि धरातल से 2 से 3 किलोमीटर तक घर्षण लगते रहता है, मगर इससे ऊपर तो घर्षण नहीं लगेगा, इससे ऊपर घर्षण लगेगा नहीं। तो पृथ्वी के सतह से 2 से 3 किलोमीटर ऊंचाई पर ऊपरी वायुमंडल में पवनें धरातलीय घर्षण के प्रभाव से मुक्त, 2 से 3 किलोमीटर ऊपर घर्षण नहीं लगेगा, घर्षण से मुक्त हो जाएगा कि 2 से 3 किलोमीटर तक आपका पवन का घर्षण लगता है, धरातल का घर्षण लगता है, आप पढ़ाए थे कल। ठीक है, तो याद रखिएगा। और मुख्यतः दाब प्रवणता और कोरियोलिस बल से नियंत्रित होती है। तो कहेगा, ध्यान सुनिएगा फिर से क्या बोल रहे हैं हम, तो पवनों का जो वेग है, अब पवनों का जो दिशा है, ठीक है, पवनों को उत्पन्न करने वाले बलों, ठीक है, का परिणाम उसके मैग्नीट्यूड पर आपका डिपेंड करता है। पृथ्वी के आपका सतह से 2 से 3 किलोमीटर ऊपर आपका वहां घर्षण बल जो आपका लगता है उससे मुक्त हो जाता है आपका कौन, पवन। ठीक है, घर्षण से क्या होता है, मुक्त हो जाता है। और मुख्यतः दाब प्रवणता और कोरियोलिस बल से क्या होता है, नियंत्रित होता है। यानी दाब प्रवणता और कोरियोलिस बल, दाब प्रवणता समझ रहे हैं, घर्षण बल से तो मुक्त हो गया, ऊपर रहेगा तो, मगर दाब प्रवणता तो वहां पर भी शो करेगा ना कि हाई प्रेशर करने हैं, लो प्रेशर करने हैं, उधर की ओर फ्लो होगा, या पृथ्वी घूम रहा है तो कोरियोलिस बल उस पर लगेगा ना, किस ओर फ्लो होगा, डिफ्लेक्ट कैसे करेगा, तो समझ में आ रहा होगा। तो याद है, घर्षण तो आपका 2 से 3 किलोमीटर ऊपर नहीं लगेगा, मगर आपका क्या लगेगा, दाब प्रवणता और कोरियोलिस बल के द्वारा नियंत्रित इसको क्या किया जाएगा, इसको कंट्रोल किया जाएगा, इसको नियंत्रित किया जाएगा। जब सम दाब रेखाएं सीधी हो, जब सम दाब रेखाएं क्या हो, सीधी हो और घर्षण का प्रभाव न हो, तो दाब प्रवणता बल कोरियोलिस बल से संतुलित हो जाता
जाता है। कोरियोलिस बल से क्या होता है? ये ध्यान से सुनिए क्या हम बोलना चाह रहे हैं। जब समदाब रेखाएं सीधी हो और घर्षण का प्रभाव न हो तो दाब प्रवणता कोरियोलिस बल से संतुलित हो जाता है और परिणाम स्वरूप पवनें समदाब रेखाओं के समानांतर बहती है। तो कहेगा परिणाम स्वरूप पवनें जो होती है समदाब रेखाओं के समानांतर बहती है और ये पवनें भूविक्षेपी यानी जियोस्ट्रॉपिक पवनें के नाम से जाना जाता है। देखिए आपको हम समझा देते हैं, टेंशन नहीं लीजिए, समझे में कोई दिक्कत नहीं। हम क्या बोल रहे हैं कि समदाब रेखा सीधा भी हो सकता है और सीधा नहीं भी हो सकता है। काहे इसे बोले? कहा कि समदाब रेखा तो उस रेखा को हम बोल रहे हैं ना जो एक ही समान दाब को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा होगा। तो मान लीजिए यहां से यहां तक आ रहे हैं तो दाब समान था तो सीधा आ रहा था। हो सकता है कि अब यहां पर जो दाब था वहां मिल रहा था, यहां से उसको वहां जाना पड़ेगा नहीं, यहां से वहां जाना पड़ेगा नहीं, क्योंकि हम उस लाइन को बस मिला रहे हैं। उस समदाब रेखा, उस लाइन, उस हाइपोथेटिकल लाइन, उस काल्पनिक लाइन को हम लोग बोल रहे हैं जो समान दाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा होती है, उसको समदाब रेखा। तो अगर समदाब रेखा अगर सीधी रेखा में हो, समदाब रेखा अगर सीधी रेखा में हो और घर्षण बल न लग रहा हो तो इसको कोरियोलिस बल के द्वारा संतुलित कर लिया जाता है। और जब कोरियोलिस बल के द्वारा इसको संतुलित कर ले, जब समान दाब रेखा सीधी रेखा में होगा तो समदाब रेखा के समानांतर ही हवा क्या होगा? फ्लो। हवा क्या होगा? फ्लो। तो हवा का प्रवाह जब आपका, समझ लीजिएगा, कहेगा हवा का प्रवाह समदाब रेखा के समानांतर तब होगा, ऐसे उल्टा भी आ सकता है, हवा का फ्लो समदाब रेखा के आपका समानांतर पैरेलल तब होगा जब समदाब रेखा सीधी होगी तो उसको संतुलित कौन कर लेगा? कोरियोलिस, जब उसमें घर्षण बल पहले से नहीं लगेगा। बोले समझ में? ठीक है। तो ये भी बात आपको याद रखना है कि जब संतुलित मतलब बैलेंस कर लेना। बैलेंस करना मतलब क्या कि जितना आप हमको उधर खींच रहे हैं उतना हमको इधर भी कोई खींचे, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? पैरेलल ही जाने लगेगा समदाब रेखा के, पैरेलल सीधे जाइएगा ना, जैसे उधर से भी खींचे इधर से खींचेगा, इससे आप बढ़िएगा आगे क्यों ना, उधर बढ़ेगा ना, बराबर लगेगा। तब इन आदमी में क्या होता है कि कभी कोई ज्यादा खींच लेता है, कभी ज्यादा, तो ऐसे होते रहता है। मगर जब दोनों तरफ बराबर खींचेगा तो आप ऐसे ऐसे की ओर बढ़िएगा, सीधे दोनों को लेकर। बोलिए कि चाह के दिखाते आंखें। और ये आपका पवने भूविक्षेपी यानी जियोस्ट्रॉपिक कहती है, जियोस्ट्रॉपिक पवने कहलाती है। तो ऐसा पवन को क्या कहेंगे? जो कभी एग्जाम में पूछ ले आपसे कि भूविक्षेपी या जियोस्ट्रॉपिक पवने किसको कहते हैं? पवन तो हम समझ गए, पवन तो हम समझ गए कि जब हाई प्रेशर जो लो प्रेशर, जब आपका वायु का आपका गमन, वायु का फ्लो जब क्षैतिज डायरेक्शन में हो, हॉरिजॉन्टली हो अगर, तो हम लोग पवन बोलेंगे। मगर पवन में भी कहेगा भूविक्षेपित पवन है, जियोस्ट्रॉपिक पवन किसको बोलेंगे? तो जियोस्ट्रॉपिक पवन तब बोलेंगे जब आपका समदाब रेखाएं आपका सीधी रेखा में होगा और जब घर्षण बल उस पर नहीं लग रहा होगा और कोरियोलिस बल के द्वारा क्या रहे वो संतुलित हो। तो समदाब रेखा के समानांतर जो पवन चलेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भूस्ट्रॉपिक, भूविक्षेपित या जियोस्ट्रॉपिक। जियोस्ट्रॉपिक, इस सब वर्ड्स को अभी आज से सोच के देखिए, आपके आज से पहले अगर क्वेश्चन आया था आपके सेट में, आप नहीं मार पाते, चाहे तुक्का लगाते हैं। सोचिए बहुत आपका लॉजिकल वर्ड है और समझने वाला, एक बार अगर समझ लीजिएगा ना, बड़ा मजा बनाने में मजा आ जाएगा, क्योंकि सब बच्चा नहीं बना पाएगा इस चीज को, वो याद रखेगा जिसको उतना अच्छा सबको समझ में नहीं आता। ठीक है, देखिए ज्योग्राफी में क्या समझ में आता है, जो रट्टे वाला भाग है वो सब हल्का फुल्का रटने रहता है, जो कंसेप्ट बहुत चीज ज्योग्राफी में कंसेप्चुअल जो होता है रटने वाला चीज नहीं होता है। ठीक है, तो वो चीज समझिएगा तो उसका बहुत सारा लिंक निकलता है उससे याद हो। जैसे अभी से आप पढ़ रहे थे वो हाई प्रेशर, तो देखिए धीरे धीरे उसका इन कर रहा था, कितना उसका मैकेनिज्म आ रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज समझते समझते अब समझ में आएगा धीरे धीरे। और एक दो बार और सुनिएगा, इसको पढ़िएगा, घरे आके सुनिए, फिर इसको पढ़ के देखिए। ठीक है, तो और हल्का लगेगा। ठीक है, फिर लगेगा एकदम हल्का दम हो गया। तो जियोस्ट्रॉपिक बता दीजिएगा ना, आपसे कोई पूछेगा तो। चलिए, कहेगा निम्न दाब क्षेत्रों के चारों तरफ पवनों का परिक्रमण चक्रवाती परिसंचरण कहलाता है। निम्न दाब के क्षेत्रों के चारों तरफ, निम्न दाब जहां क्षेत्र है, लो प्रेशर जहां पे है, उसके चारों तरफ का परिक्रमण आपका चक्रवाती परिसंचरण कहलाता है। आपको पता है कि चक्रवात मेनली तभी आता है जब उसके केंद्र में निम्न आपका प्रेशर हो, निम्न दाब का केंद्र होगा, तो उसके चारों ओर जो हवा चलेगा उसी को चक्रवात
चक्रवात कह देते हैं। क्या बोलते हैं? और चक्रवात हरदम मानसून लाने के लिए आता है। क्या होता है मानसून? चक्रवात का आकृति पूछा तो अंडाकार होता है। कैसा होता है? क्या होता है जी? और याद रखिएगा चक्रवात का आकृति अगर पूछेगा तो कैसा होगा? अंडाकार। और याद रखिएगा प्रति चक्रवात जो एंटी साइक्लोन आता है वो हरदम मानसून को खत्म करने के लिए आता है। क्या चीज खत्म करने के लिए? मानसून को खत्म करने के लिए आता है एंटी साइक्लोन। देखिए साइक्लोन और उसके बारे में बताया थोड़ा सा बात, ठीक है। साइक्लोन चक्रवात के बारे में अगर क्वेश्चन आ जाए उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, कि उत्तरी गोलार्ध में कहेगा कि चक्रवात का आपका डायरेक्शन क्या होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में आपको याद रखना है क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। क्या होगा? और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? क्लॉकवाइज। तो कहेगा चक्रवात की आकृति दक्षिणी गोलार्ध में कैसी? एंटी क्लॉकवाइज। चक्रवात की आकृति उत्तरी गोलार्ध में कैसी? क्लॉकवाइज। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में आपको बताया था ना जी, ये आपको ट्रिक बताए थे आपको हम, ठीक है। तो याद रखिएगा चक्रवात की आकृति जो होता है उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? यही उल्टा हो जाएगा, प्रति चक्रवात पूछेगा तो प्रति चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। चक्रवात तभी आएगा जब उसके केंद्र में कैसा हो? निम्न लो प्रेशर का जोन होगा तभी आ सकता है। याद रखना है, ये बात भी याद रखना है, ठीक है। तो वही बात ये बोल रहा है कि निम्न दाब क्षेत्र के चारों तरफ पवनों की परिक्रमण चक्रवाती परिसंचरण कहलाता है। उच्च वायु दाब क्षेत्र के चारों तरफ होना प्रति चक्रवात यानी एंटी साइक्लोन। उच्च दाब के चारों तरफ ऐसा घटना होगा तो क्या होगा? प्रति चक्रवात। और कहेगा अगर निम्न दाब के केंद्र के चारों ओर कहेगा तो। और इन प्रणालियों में पवनों की दिशा दोनों गोलार्ध में भिन्न होती है। हम रटवा दिए, हमको इधर पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो अपना भाषाम समझा है उसे रट लीजिएगा, याद रहेगा। इसका डायरेक्शन क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। 2-3 बार वीडियो देखिएगा, याद हो जाएगा। कहेगा पृथ्वी के सतह पर कई बार निम्न व उच्च दाब के चारों ओर पवनों का परिसंचरण आपका याद रखिएगा ऊंचाई होने पर होने वाले वायु के संचरण से संबंधित ही होता है। देखिए ध्यान समझिए क्या बोल रहे हैं। कहेगा पृथ्वी के सतह पर कई बार निम्न और उच्च वायु दाब के चारों ओर पवनों का परिसंचरण ऊंचाई पर होने वाले वायु परिसंचरण से संबंधित होता है और प्रायः निम्न दाब क्षेत्रों पर वायु अभिसरित होंगी और कहेगा ऊपर उठेगी। और कहेगा उच्च दाब क्षेत्रों में वायु का अवतलन होगा और क्या होगी? अपसारित होगी। क्या होगी? मतलब वही बोल रहा है कि अगर निम्न, जैसे निम्न दाब बनना मतलब क्या हुआ? निम्न दाब बनना मतलब हुआ कि पवन जो हुआ वो हल्का हो गया और ऊपर की ओर क्या हुआ? पवन क्या हो गया? हल्का हो गया और ऊपर की ओर क्या होगा? मगर उच्च वायु दाब में क्या होगा? नीचे की ओर आएगा और क्या होगा? अपसरित होगा। क्या होगा? क्या होगा जी? अपसरित होगा। कहेगा अभिसरण के अतिरिक्त वायु भ्रमिल रूप में संवहन धाराओं में पर्वत के साथ साथ और वाताग्र के सहारे ऊपर उठती है जो बादल बनने व बरसन के लिए आवश्यक होती है। क्या बोला? ध्यान समझिएगा। अभिसरण के अतिरिक्त, ठीक है, वायु भ्रमिल रूप में, ठीक है, वायु किस रूप में? भ्रमिल रूप में संवहन धाराओं में पर्वत के साथ साथ, ठीक है, पर्वत संवहन धारा में पर्वत साथ ऊपर उठेगा। क्या उठेगा? ऊपर की ओर और वाताग्र के सहारे ऊपर उठेगा और बादल बनने, ऊपर जाकर बादल बनाएगा और बादल बना क्या होगा? बारिश। अरे ऊपर कौन पवन उठता है? आराम से समझना, हड़बड़ाना नहीं है। ऊपर कौन उठेगा? जो गर्म हो। इतना समझ में आ रहा ना? ऊपर उठ रहा है पवन मतलब गर्म है तो ऊपर जाकर क्या बनाएगा? संघनित होकर बादल बनाएगा और बादल ऊपर संघनित होकर क्या पता कर देगा? बारिश। क्या कर देगा जी? बस ये बात याद रखना है। वाताग्र को हम लोग फ्रॉस्ट कहते हैं, वाताग्र भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो याद रखिएगा वाताग्र। तो कहेगा पवन निम्न प्रकार के होते हैं। तो पवन कितना प्रकार होते हैं? 3 तरह का पवन तो फिलहाल याद रखिएगा। प्रचलित एक पवन, एक स्थानीय प्रचलित पवन, एक मौसमी
मौसमी पवन, एक स्थानीय पवन। प्रचलित पवन, मौसमी पवन। मौसमी पवन क्या होगा? जो मौसम के अनुसार होगा, मतलब हरदम वो नहीं रहेगा, वो हर सीजन के अनुसार आएगा पवन, ठीक है, याद रखिएगा। और स्थानीय पवन मतलब वहां पर वो स्थान पर हरदम वो चलेगा। अगर गर्मी के दिन में लू अगर चलता है भारत में, राजस्थान वाले इलाका में, पंजाब वाले इलाका में, बिहार वाले इलाका में, तो हरदम जब गर्मी के दिन आएगा जहाँ चलेगा, यह स्थानीय पवन होगा। क्या क्या स्थानीय? फिक्स है कि यहाँ चलता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो हम लोग एक करके पवन पढ़ेंगे, याद रखिएगा। प्रचलित पवन, कौन सा पवन? कहेगा पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र पर एक ही दिशा में वर्ष भर चलने वाले पवन को प्रचलित पवन कहता है। कहेगा पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र पर एक ही दिशा में वर्ष भर चलने वाले पवन क्या कहेंगे? कभी प्रचलित पवन का डिफिनेशन पूछ ले तो याद रखेगा कि पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र पर सालों भर एक ही डायरेक्शन में चलने वाले पवन क्या कहेंगे? प्रचलित या अस्थायी पवन। अस्थायी भी है, अब एक डायरेक्शन चल रहा है, डाइवर्ट नहीं हो रहा, मतलब अस्थायी पवन, परमानेंट पवन। अस्थायी पवन एक वायुभार कटिबंध से दूसरे वायुभार कटिबंध की ओर, ठीक है, नियमित रूप से चला करती है, ठीक है। वायुभार समझ ही नहीं आप लोग, ठीक है, प्रेशर वाला की बात कर रहा है, ठीक है, आपका एक कटिबंध से दूसरे कटिबंध की ओर चलेगा। और इसका उदाहरण है पछुआ पवन। कौन सा वो? व्यापारिक पवन और ध्रुवीय पवन। पछुआ पवन, व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, ध्रुवीय। देखिए पछुआ पवन क्या होता है, करके समझ लीजिए, याद हो जाएगा। दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर चलने वाले स्थायी हवा को, ठीक है, इसकी पश्चिम दिशा के कारण पछुआ पवन कहते हैं। क्या बोलते हैं? ध्यान से फिर से, पछुआ पवन किसको कहेगा? दोनों गोलार्ध में, सिर्फ एक गोलार्ध की बात नहीं कर रहे हैं, दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध, ये दोनों जगह पछुआ पवन दोनों गोलार्ध में चलेगा। मगर कहां? तो याद रखिएगा, दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों में उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर चलने वाले जो अस्थायी पवन होंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पछुआ पवन। क्या कहेंगे? पछुआ पवन। अब पछुआ पवन का आपका सर्वश्रेष्ठ विकास 60 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। पछुआ पवन का सर्वश्रेष्ठ आपका विकास जो होगा, ठीक है, वो कहां पे होगा? 40 से 65 दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। और यहाँ इन अक्षांशों को गरजता 40, प्रचंड 50, चिकता 60। 40 डिग्री अक्षांश पर दक्षिणी गोलार्ध में रहेगा तो आपका गरजता 40, गरजता और प्रचंड 50, चिकता। याद रखिए, ये सभी नाम नाविकों के द्वारा दिए गए हैं। तो नाविक ट्रैवल करता था तो उसके द्वारा ये सब नाम क्या है? दिया गया है। देखिए व्यापारिक पवन क्या होता है ये भी समझ लीजिए। व्यापारिक पवन लगभग 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों, 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के क्षेत्रों या उपोष्ण उच्च वायुदाब, ठीक है, कटिबंधों से भूमध्य रेखा, ठीक है, रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर चलने वाले गोलार्धों में वर्ष भर निरंतर प्रवाहित होने पर पवनों को क्या कहते हैं? व्यापारिक पवन कहते हैं। कोरियोलिस बल और फेरल के नियम के कारण उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर विक्षेप, तो कल ही पढ़े थे आप, ठीक है, कि आपका कोरियोलिस बल के कारण क्या होता है? आपका हवा अपना दाईं ओर उत्तरी गोलार्ध में चल जाता है, डिफ्लेक्ट होता है, और कोरियोलिस बल के कारण दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। मगर हम क्या बता रहे हैं आपको? व्यापारिक पवन, इसको ट्रेड विंड्स कहते हैं। ट्रेड विंड्स याद रखिएगा, ट्रेड विंड्स याद रखिएगा कि उत्तरी 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री आपका दक्षिण, दोनों गोलार्धों के बीच में आपका चलती है कौन? आपका ट्रेड विंड से व्यापारिक पवन विषुवत रेखा की ओर चलती है। किस ओर? विषुवत रेखा की ओर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? और आकर कहेगा कि कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में ट्रेड विंड्स का डायरेक्शन किस ओर होगा? अपने दाईं ओर। दक्षिणी गोलार्ध में कहां होगा? बाईं ओर। देखिए दक्षिणी गोलार्ध में नीचे से जाएगा तो इधर की ओर मुड़े पवन देखोगे, फिगर बना कभी देखोगे आप, नीचे से इधर की ओर डिफ्लेक्ट करता है, इधर से जो आ रहा है इधर की ओर डिफ्लेक्ट करता है, नीचे को आ रहा है तो इधर की ओर डिफ्लेक्ट करेगा, अपना दाहिना और इधर है ना, दाहिना और इधर। समझ में आया कि नहीं है? हमें सबको, ठीक है, याद रखिएगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर आपका पवन है, विषुवत रेखा है, तो यहाँ 30 डिग्री ऊपर 30 डिग्री नीचे,
ऐसे ऐसे दिखाया जाता है, ऐसे ऐसे डायरेक्शन में, मतलब इधर की ओर मुड़ रहा है अपना दाहिना ओर, और जब आपका नीचे से आएगा तो इधर की ओर मुड़ता है अपना बायां। ठीक है, तो वो चीज देखे होंगे बहुत बार। ठीक है, तो इसको ट्रेड विंड्स कहते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? ट्रेड विंड्स। और याद रखिएगा, ट्रेड विंड्स में आपका चिकता साता, प्रचंड प्रतासा, गहता जैसा नहीं आता है, इसमें आएगा पछुआ पवन में। तो सब बात किया ना, पछुआ पवन में ये सिर्फ दक्षिणी गोलार्ध में होता है। पछुआ पवन में, पछुआ पवन दोनों जगह चल रहा है, और पछुआ पवन में जो चिकता साता है, प्रचंड प्रतासा है, ये सब जो आएगा, ये सब कहाँ आएगा? दक्षिणी गोलार्ध में। सिर्फ कहाँ पर ये चीज होता है? ठीक है, तीसरा पवन सुनिए, ध्रुवीय पवन। नाम है से ध्रुवीय पवन, यानी कि ध्रुव पर चलेगा। तो ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटियों से, ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटियों से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटियों की ओर प्रवाहित होने वाले ध्रुवीय पवन के नाम से जाना जाता है। और उत्तरी आपका गोलार्ध में इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। कहेगा उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय पवन का दिशा क्या होगा जी? तो यानी क्या? उत्तर पूर्व से वही वाला इलाका। ठीक है, देखिए एक बार तो आपका नीचे वाला ऐसे ही से हुआ, फिर ऊपर वाला ऐसे ही जाता है, फिर अगला बार ऐसे होगा। तो उत्तर पूर्व है ना, डायरेक्शन कौन है? उत्तर पूर्व। तो उसकी ऐसे मुड़ेगा, मतलब क्या होगा? दक्षिण दक्षिण। तो याद रखिएगा, कहेगा आपसे कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में कहेगा तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ये ध्रुवीय पवन हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा तीनों पवन हम लोग पढ़ लिए। कौन कौन सा? एक आपका पछुआ पवन, एक आपका कौन सा? व्यापारिक पवन, एक ध्रुवीय, एक होता है मौसमी पवन। कौन सा पवन? आइए मौसमी पवन समझ लेते हैं क्या होता है। मौसम या समय के परिवर्तन के साथ जिन पवनों की दिशा बदल जाती है, कहेगा मौसम या समय के परिवर्तन के साथ जिन पवनों की दिशा बदल जाती है उसे मौसमी पवन कहते हैं। क्या बोलते हैं? मौसम। जैसे मानसूनी पवन, स्थल समीर, समुद्र समीर। क्या समुद्र समीर सालों भर चलते रहता है? हर मौसम में चलते रहता है। एक मौसम होगा, ठंडा गर्मी कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो स्थल समीर, समुद्र समीर तो हम पहले भी आपको समझा चुके थे, यहाँ पे भी समझ लेंगे। अभी है ना टाइम हम लोग के पास? 5 मिनट रहे देते हैं। ठीक है, तो मौसम याद रखिएगा आपका, मौसमी पवन किसको बोलेंगे? तो मौसम या समय के परिवर्तन के साथ, मौसम या समय के परिवर्तन का जिन पवनों की दिशा बदल जाती है उसे मौसमी पवन कहते हैं। मौसमी पवन है मौसमी पवन, आपका समुद्री समीर, स्थलीय समीर सब आया। इसे हम पहले को समझा चुके थे, जब थोड़ा सा वर्ड आया था समुद्री समीर, हम वही पूरा मैकेनिज्म समझा देते। यहाँ भी समझा देंगे कल आपको। ठीक है, याद रखें। लीजिए किसका एक के जगह कितना बार आ रहा है, अगर वहां हमको समझा दिए तो यहाँ भी आपका आ रहा है, और वहां ये सब नहीं लिखा हुआ था, यहाँ आएगा तो आपको समझ में। पहले हमको लिख लेते।